हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नुक झोंक ऑडियो लव स्टोरी चैनल पर। आप सुन रहे हैं मुस्कान शुक्ला द्वारा लिखी गई कहानी मिस्टर डेविल की मिस्ट्रेस डेविल। भाग 13। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि सभी लोग केप टाउन पहुंच गए हैं और वहां पर नाश्ता करने के बाद सभी लोग अब घूमने की तैयारी में हैं। अब आगे यार, आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। थोड़ी देर में सभी लोग तैयार होकर विला के बाहर आए और उसके बाद घूमने के लिए निकल गए। अभ्युदय की सिक्योरिटी के लिए कुणाल ने उसके पीछे बॉडीगार्ड फॉर्मल ड्रेस में लगा रखे थे। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी नज़रें उन पर ही थी। उन्होंने आज यूं ही रैंडम घूमने के लिए स्ट्रीट को चुना था। वो वैसे ही चारों तरफ घूमते हुए इंजॉय कर रहे थे। हालांकि अभ्युदय को छोड़कर इस इंजॉयमेंट में बाकी सभी लोग शामिल थे। शाम तक वे लोग विला के लिए निकल गए। इस बीच लड़कियों ने अच्छी खासी शॉपिंग की। हल्की फुल्की शॉपिंग लड़कों ने भी की थी, मगर अभ्युदय ने इन सब में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर भी अभ्या ने उसके लिए अपनी पसंद से कुछ चीज़ें खरीदी थी। विला वापस आने के बाद सभी वहीं सोफे पर फैल कर बैठ गए। सबके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। सर्वेंट ने आकर उस सबको पानी दिया और उसके बाद डिनर की तैयारी करने चला गया। वीर ने पानी का गिलास लेकर कहा, मज़ा आ गया। कल ना बीच और गार्डन घूमने चलेंगे। ऐसा, यू आर राइट वीर, वहाँ पर खूब सारी फोटोज भी लेंगे। वीर, अरे बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। आशा मुस्कुरा दी। अब उन सबके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि अब सबको साथ में रहना था और अब वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। पहले की तरह फॉर्मल भी नहीं करते थे। इसी तरह सभी बैठकर कल की प्लानिंग करने में लगे थे। माहिर केवल उनकी बातें सुन रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था। अभ्युदय ने एक नज़र उन सब पर डाली और वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अभ्या ने उसको जाते हुए देखा और वो वहाँ से उठकर किचन में चली गई। सर्वेंट खाना की तैयारी कर रहा था। अभ्या को देखकर उसने सवाल किया, मैडम, हाउ मे आई हेल्प यू? अभ्या, डोंट वरी, यू शुड डू यू वर्क, आई विल मैनेज। सर्वेंट ने सिर हिला दिया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद अभ्या किचन से बाहर आई और हाथ में 2 कॉफ़ी का कप लिए ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। अभ्युदय चेंज कर चुका था और बालकनी में बैठा था। उसके हाथ में फ़ोन था। वो काफ़ी ध्यान से अपने फ़ोन को देख रहा था। जब बालकनी का दरवाज़ा खुला और किसी की आहट को महसूस कर उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अभ्या आगे आई और उसकी बगल में बैठते हुए कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कॉफ़ी? अभ्युदय ने बिना कुछ कहे उसके हाथों से कप लिया और फ़ोन को उल्टा करके टेबल पर रख दिया। अभ्या एक नज़र उसकी तरफ देखी और चुपचाप से कॉफ़ी पीने लगी। दोनों के बीच खामोशी पसर गई। किसी ने भी सामने वाले से बात करने की कोशिश नहीं की और वो बाहर का नज़ारा देखते हुए कॉफ़ी का सिप ले रहे थे। अभ्युदय का फ़ोन बजा और उसका ध्यान एकदम से भंग हुआ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और कॉलर आईडी पर मेंशन का नाम शो हो रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और सामने वाले के बिना बोले ही अभ्युदय ने कहा, फ़ोन पास करो। अभ्या कॉफ़ी का कप हाथ में लिए अभ्युदय को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, मगर उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में एक बेचैनी थी। फ़ोन के दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। 1 मिनट बीत गए। अभ्युदय ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, डेनियल। अभ्या हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फ़ोन के उस तरफ डेनियल होगा। आखिर वो एक जानवर था। अभ्युदय की बोलने पर भी उधर से जवाब नहीं आया तो वो बेचैनी से फिर से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब की बार उधर से डेनियल के गुर्राने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अभ्युदय ने अपनी आंखें खोली और अब वो बिल्कुल शांत था। अभ्युदय, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस वहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और हाँ, अपना ध्यान रखना। उधर से फिर डेनियल की गुर्राने की आवाज़ आई। अभ्युदय ने फ़ोन रख दिया। उसे खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो उसने गर्दन घुमाकर अभ्या को हैरानी से देखा।
वो अब भी उसे हैरानी से देख रही थी। अभ्युदय, मिसेस राणा? अभया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, हाँ, वो आप। मगर उसके शब्द गले में अटक गए और वो कुछ बोली नहीं। अभ्युदय ने उसे गहरी नजरों से देखा और सामने देखते हुए कहा, आई नो कि आप किस बात से हैरान हो, मगर इसमें हैरान होने जैसी कोई भी बात नहीं है। मैं दिल्ली से बाहर होता हूँ और वो वहाँ पर अकेला होता है, तब ऐसे ही मेंशन के बॉडीगार्ड के थ्रू एक दो बार कॉल से कनेक्ट होता है। इस बार वो थोड़ा सा बेचैन हो रहा है, बस इसलिए ज़्यादा परेशान है। अभया ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, वो काफ़ी समझदार है, मगर वो परेशान क्यों है? अभ्युदय ने बिना किसी भाव से कहा, उसे एहसास हो रहा है कि मेरी जान को खतरा है, और अब क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ नहीं है तो उसे थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए तो वो मुझे यहाँ नहीं आने दे रहा था। अभया के चेहरे के भाव बदल गए और उसने बेचैनी से पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या सच में आपकी जान को खतरा है? आई मीन, डेनियल को ये सब कैसे पता? उसे कैसे एहसास हो सकता है? अभ्युदय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मगर अगर उसे ऐसा एहसास हो रहा है तो शायद सचमुच में कुछ बुरा होने वाला होगा, पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभया ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसे खुद पर भरोसा था। अभया, मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब मिलकर हर प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे। अभ्युदय ने कुछ भी नहीं कहा और सामने देखने लगा। खामोशी को तोड़ते हुए एक बार फिर उसने सवाल किया, आप डेनियल को कब से जानते हैं? मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अलग है। उसकी इस बात पर अभ्युदय के सामने छोटे से जख्मी डेनियल की तस्वीर आ गई, जो खून से लटपट उसे रोड पर मिला था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल डेनियल की अभी की तस्वीर उसकी आंखों के आगे आई और वो शांत हो गया। अभ्युदय ने यूं ही बाहर देखते हुए कहा, काफ़ी छोटा सा था। जब मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था, वो मुझे जख्मी हालत में बीच रोड पर मिला था। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं उसे अपने साथ ले आया और तब तक उसकी देखभाल की जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। मैं कुछ ही टाइम में उसके साथ कनेक्टेड महसूस करने लगा था। वो मुझे काफ़ी अलग लगता था। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने उसे जंगल की ओर भेज दिया था, मगर वो हर बार मेरे पीछे ही आ जाता। जब भी मैं उसे जाने को बोलता, वो ना में गर्दन हिला देता और दोबारा मुझसे लिपट जाता। वो भी मुझसे जुड़ गया था। फिर मैंने भी कोशिश करना छोड़ दिया और तब से वो मेरे साथ रहने लगा। फिर मैंने उसे ट्रेन करना शुरू किया और उसे डेविल किंग का हथियार बनाया। वो इकलौता मेरा ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी उम्मीद के हमेशा मेरे साथ था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय गुजारा और यही कारण है कि किसी भी इंसान से वो मुझे ज़्यादा समझता है। लोगों की नज़र में वो खूंखार जानवर होगा जो किसी को भी चीर फाड़ कर ख़त्म कर सकता है, मगर मेरे लिए वो जानवर नहीं है। मैंने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं। मेरे लिए तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह है। मेरा उसके साथ एक अनोखा रिश्ता है जो सबसे अलग है। वो बोल नहीं सकता, ना ही कोई उसकी भाषा समझ सकता है, लेकिन मैं उसकी नीली आंखों में देखकर उसकी सारी बातें समझता हूँ और वो भी मेरे बिना कुछ बोले मेरे दिल का हाल जान लेता है। वो वाकई मेरा एक सच्चा साथी है जिसके बिना मैं अधूरा महसूस करता हूँ। अभ्युदय बाहर देखते हुए लगातार डेनियल की बातें कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। अभया की आंखों के आगे वो सारे लम्हे आ गए जब उसने उन दोनों को एक साथ देखा था और उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। अभया, आपने ठीक कहा, आप दोनों का रिश्ता वाकई अलग है और वो सच में काफ़ी समझदार है। अभ्युदय, समझदारी के साथ बेरहम भी बहुत है। अगर बदला लेने पर आए तो किसी को नहीं छोड़ता। अभया, एक बात पूछूं? अभ्युदय, अभया, जब हम लोग जेट के दरवाजे पर खड़े थे और आपको डेनियल ने पुकारा था, तब मैंने उसके पीछे झाड़ियों में दो सफ़ेद परछाइयाँ देखी थी। वो कौन था? अभ्युदय एकदम से पलट कर उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल था। उसने गहरी सांस भरी और अपने माथे को खुजलाते हुए कहा, कुछ साल पहले डेनियल को मेंशन के जंगल में एक फीमेल वाइट टाइग्रिस जख्मी हालत में मिली थी। उसको देखकर डेनियल को अपनी सिचुएशन याद आ गई थी
और उसके बाद उसने उसे रेस्क्यू किया था। तब से वे दोनों एक साथ हैं। अभ्या, ओ आई सी, मतलब वो उसकी फैमिली है। अभ्युदय, इसके साथ उसके 2 बेबी टाइगर्स भी थे। अभ्या, पर मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन मैं केवल 2 परछाइयों को देखा था। अभ्युदय, क्योंकि वहाँ पर 2 ही थे। एक की डेथ सुरेश के केस में हो चुकी है। एक्चुअली विधायक का टारगेट वो था और वो उसे ही मारने जंगल आए थे, लेकिन वक्त पर ईशा बीच में आ गई। अभया को कुछ भी समझ नहीं आया आगे वो क्या बोले। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे विधायक का बुरी तरह मारना याद आया। अभया, ओ आयशी, मतलब वो उसकी फैमिली है। अभ्युदय, इसके साथ उसके 2 बेबी टाइगर्स भी थे। अभया, पर मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन मैंने केवल 2 परछाइयां ही देखा था। अभ्युदय, हाँ, क्योंकि वहाँ पर 2 ही थे। एक की डेथ सुरेश के केस में हो चुकी है। एक्चुअली विधायक का टारगेट वो था और वो उसे ही मारने जंगल आया था, लेकिन वक्त पर छोटी टाइग्रेस ईसा आ गई। अभया कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे विधायक का बुरी तरह मरना याद आ रहा था। वो समझ गई कि अभ्युदय ने उसे अब तक इतना टॉर्चर क्यों किया। उन्होंने वाकई गलत किया था। अभ्युदय, फॉरगेट इट, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, इस बारे में किसी से बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता ज़्यादा लोग इस बारे में जानें और दोबारा से उन्हें टारगेट किया जाए। ऑलरेडी मेरे साथ रहने के कारण डेलियर की जार को खतरा बना रहता है और मैं नहीं चाहता मेरे कारण उन दोनों को कोई परेशानियां हो। इसलिए बाकी किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा। अभ्या, बिल्कुल आप मेरी तरह से बेफिक्र रहें। मैं किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करूँगी, मगर आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। दिल्ली वापस जाते ही आप मुझे उन दोनों से मिलने ले जाओगे। मुझे वाकई उन्हें करीब से जानना है। अभ्युदय, अभ्या, ओके, दिन मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर डिनर के लिए नीचे चलेंगे। अभ्या वहाँ से चली गई और अभ्युदय दोबारा बाहर देखने लगा। वो जल्द से जल्द दिल्ली जाना चाहता था। अपने मकसद के लिए उसका वहाँ पर जाना जरूरी था। अभ्या से शादी करने के उसके कई कारण थे। इससे पहले ही कि चीज़ें बिगड़े, उसे सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना होगा और अब वो इसी सब के बारे में सोच रहा था। 4 दिन इसी तरह केप टाउन घूमते हुए बीत गए। यहाँ पर वे लोग काफ़ी इंजॉय और रिलैक्स महसूस कर रहे थे। काफ़ी टाइम से उन लोगों ने इस तरह से समय नहीं बिताया था और अब यहाँ आकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब सिर्फ 2 दिन की ट्रिप बाकी थी और उसके बाद सब लोग दिल्ली वापस जाने वाले थे। शाम का वक्त था और सभी लोग बीच की तरफ आए थे। अभ्युदय हमेशा की तरह शांत एक और बैठा हुआ था। बाकी सब लोग वहीं बैठकर ड्रिंक के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। अभय हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए कुछ दूरी पर बैठे अभ्युदय को देख रही थी। इस वक्त बीच का माहौल काफ़ी सुकून से भरा हुआ था। ठंडी हवाओं के साथ लहरों की आवाज़ एक अलग ही माहौल बना रही थी। बीच पर इस वक्त अभी कम लोग मौजूद थे और जो भी थे वे खुद में ही मगन थे। उनके ग्रुप का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुणाल और जैक एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाए बैठे वाइन का मजा उठा रहे थे। उन्हीं के आसपास वीर, यारा, अभिलाष, माहिर और आहिर बैठे हुए थे। हालांकि अभ्या भी वही थी, मगर उसका पूरा ध्यान अभ्युदय पर था। उन्हें उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था और सभी इस बात को नोटिस भी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भी उसे कुछ भी नहीं कहा। काफ़ी देर तक वे लोग यूं ही बैठे रहे। उसके बाद वीर ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया, खाना भी तैयार हो गया होगा। यारा, क्या हुआ सर, आपको भूख लगी है क्या? वीर, बिल्कुल, एक शाम का ही तो वक्त होता है जब मैं इंडियन खाना खा पाता हूँ, वरना सारा दिन तो तुम लोग मुझे इधर उधर की चीज़ें खिलाते रहते हो। एक्चुअली वीर को इंडियन फूड काफ़ी पसंद था। बिना इंडियन खाने के उसका सर्वाइवल मुश्किल होता था। इसलिए उसने खास तौर से मैनेजर से कहकर विला में एक इंडियन कुक को हायर किया था। दिन भर वो इन लोगों के साथ कुछ भी खाए, मगर रात को उसे अपना इंडियन फूड चाहिए होता था। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। अभया ने खड़े होकर कहा, ओके देन, चलते हैं। सभी जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी नज़रें अभ्युदय पर पड़ी थी, जो बिना पलक झपकाए समुद्र की लहरों को देख रहा था। वीर धीरे से आगे आया और उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाया। उसने चेहरा ऊपर उठाकर वीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तब उसने कहा, अगर आपने अपना सुकून महसूस कर लिया हो तो चलने का कष्ट करेंगे?
भूख के मारे मेरी जान जा रही है। अभ्युदय, तो इसमें इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुम्हें रोक रखा है। खाना है तो खा लो। अभ्युदय अपनी जगह से खड़ा हुआ और सबकी तरफ बढ़ गया। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जालिम आदमी। अभ्युदय ने बिना पीछे मुड़े कहा, मुझे सुनाई दे रहा है। वीर ने भी उसके पीठ को घूरते हुए कहा, हाँ, तुम्हें सुनाने के लिए ही कहा है मैंने। अभ्युदय ने नागवारी में सिर हिलाया और चुपचाप से आगे बढ़ गया। फिर भी उसके पीछे आया। उसके बाद वे लोग टहलते हुए बीला की ओर जाने लगे। वहां से उनका बेला ज़्यादा दूर नहीं था। इधर ग्रे मेंशन का हाल काफ़ी बुरा था। चारों तरफ आदमियों की लाश पड़ी हुई थी और खून फर्श पर बिखरा हुआ था। लिविंग एरिया में डेनियल अपनी नीली आंखों में गुस्सा लिए सामने की तरफ देख रहा था, जहां एक आदमी बंदूक का निशाना उस पर ताने खड़ा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से जल रही थी। उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। उसके आसपास आदमियों की लाशें पड़ी थीं, जिसे उसने बेदर्दी से चीर फाड़ कर रख दिया था। वो आदमी कांपते हाथों से उसे पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, जब एकदम से डेनियल ने उस पर हमला किया और एक झटके में उसे ढेर कर दिया। रानी किचन में छिपकर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। उसने अपने मुंह को हथेलियों से ढक रखा था और वह बुरी तरह कांप रही थी। डेनियल बुरी तरह से आदमी के चिथड़े करने में लगा हुआ था, जब अचानक से उसकी आंखों के आगे अभ्युदय का चेहरा आ गया और वह एकदम से बेचैन हो गया। उसने उसी बेचैनी में उस आदमी पर अपना आखिरी वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वो जल्दी से भागता हुआ हेड बॉडीगार्ड के पास गया, जो अपने हाथ में फोन लिए लगातार अभ्युदय और उसके लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश में था। उसे किसी भी तरह यहाँ की सिचुएशन के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना था। अभी तक उन्हें नहीं पता था कि ये हमला किसने करवाया और वह उनके बारे में कितना जानता है। कहीं उसका टारगेट अभ्युदय हुआ और वह जानता हो कि वो इस वक्त कहाँ है तो उसकी जान को खतरा होगा। यही सब सोचकर वो लगातार उसे फ़ोन कर रहा था, मगर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था, जिससे वह बुरी तरह परेशान हो गया था। उसने अपने आदमियों से पुस्तक सिग्नल पहुंचाने को कह दिया था, लेकिन अभी तक सब कुछ नाकामयाब रहा था। तभी डेनियल उसके पास आया और अपने पंजों को उसके पेट पर टिकाकर अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा भाव था और वो लगातार अपने पंजे उस पर मारकर फोन की ओर इशारा कर रहा था। बॉडीगार्ड पहले तो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन थोड़ी देर तक उसे अब सब समझ में आ गया था। उसने बेचैनी से कहा, मैं किंग और बाकी सबको कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। डेनियल बुरी तरह बेचैन हो गया और उसने तुरंत उस आदमी को छोड़ दिया और वो दौड़ता हुआ ऊपर अभ्युदय के कमरे में गया। बॉडीगार्ड ने बाकी आदमियों से कहकर लिविंग एरिया को साफ करने को कहा, जिसकी आवाज़ सुनकर रानी अपने होश में वापस आई और जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढकर अभ्या को कॉल करने लगी। वो बुरी तरह घबरा गई थी। डेनियल ऊपर रूम में आया और चारों तरफ कुछ ढूंढने लगा, लेकिन जिस चीज़ की तलाश में वो यहाँ आया था उसे कहीं नज़र नहीं आई। वो बुरी तरह कमरे में चारों तरफ दौड़ते हुए उस चीज़ को तलाश रहा था। अगले ही पल ठहर कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 2 पल बाद वापस से दौड़ता हुआ बेड के किनारे आया। उसने अपने पंजों की मदद से दराज को खोला और उसमें से उसे एक रिमोट नज़र आया, जिस पर 2 बटन थे, नीले और लाल रंग के। उसके ठीक नीचे एडीके का लोगो भी था। डेनियल के कानों में अभ्युदय की बातें गूंज रही थी, जो उसने कुछ साल पहले कही थी। अगर तुम कभी भी किसी खतरे में पड़ो तो तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, मगर मैं वहाँ मौजूद ना हूँ, तो इसके ज़रिए तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इस रिमोट का इस्तेमाल तभी करना जब तुम वाकई किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। डेनियल ने बस हाँ में सर हिला दिया था। उसके बाद अभ्युदय ने पैकेट से एक चेन निकाला, जिसके बीच में एक नीला रंग का डायमंड चमक रहा था। उसने उसे उसके गले में पहनाते हुए कहा, आज से ये हमेशा तुम्हारी गर्दन में रहेगा। जब भी बाहर कहीं तुम्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना हो और तुम अकेले हो, सब कुछ हैंडल ना कर पाओ, तब इसका इस्तेमाल करना। बाकी अगर कोई बड़ी मुसीबत हो तो इस रिमोट और इस बटन को एक साथ प्रेस कर देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो और मैं जल्द से जल्द तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। खुद को कभी अकेला मत समझना। जिस तरह तुम मेरा साथ देते हो उस तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।